हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 2023 का मॉडल पेपर, जैसे देखिए ये तो मॉडल पेपर नहीं भैया, बोर्ड का पेपर है। 2023 का भी है मेरे पास और 2024 का भी है। तो चूंकि यहाँ पर जो है मैं सिंपली आप लोगों को जो है 2023 का पेपर पहले दिखा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में 2024 का, क्योंकि पेपर एनालिसिस भी हमको कराना है तो जिससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस देखना अच्छा करेंगे, पसंद रहेगा तो बढ़िया लगेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं पहले 23 का। 24 को थोड़ा करते हैं साइड। देखिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले खंड क, तो खंड क में आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर एमसीक्यू आते हैं जो कि गद्य से रहते हैं। 5 नंबर भैया 5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि किससे रहते हैं, गद्य से। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी, राय कृष्णदास। तो विचार और वितर्क आप लोगों को सही उत्तर पता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि और कोई देखे तो उसका फ़ायदा हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ठेठ हिंदी का ठाठ होता है। ठीक है ना, और वैसे भी जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं आप लोगों को जो भी होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, नीर का निर्माण फिर रचना विधा है। तो देखिए यहाँ पर है आत्मकथा, नाटक, निबंध, संस्मरण। इस प्रकार से बहुतेरे एमसीक्यू रहते हैं, बहुत ही एमसीक्यू। आप जितना एमसीक्यू पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। देखिए हिंदी का ये हो गया, हरिशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह, तब की बात और थी, ये तो हमको याद है अभी तक। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंड मार्तंड के संपादक हैं। तो इसके लगभग युगल किशोर शुक्ल होने चाहिए, बट जो भी होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, देखिए ये आप लोग बस देखते रहिए इसका और हमको कमेंट में बताते रहिएगा, क्योंकि ताकि भाई कोई और देखे तो उसका फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो यहाँ पर भाई जिसका है वो तो कुछ अलग टाइप से ही लगाए हैं, तो क्या ही बताया जाए। जिसका पेपर है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो भी है आप लोग कर लीजिएगा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि थे। ठीक है ना, देखिए 4 है, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, नागेंद्र, मास्को अभी दूर के रचयिता कौन है, त्रिलोचन है, या राम स्वरूप शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो जो भी होगा आप लोग, मैं पहले बता दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 4 हुए थे। ठीक है ना, हाँ ठीक। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो मिला किस पर मिला था। देखिए इनको जो है कई मिला था, लोकायतन, चिदम्बरा, जो कला और गुणाचार्य है, सभी पर लगभग कुछ ना कुछ मिला ही था। तो इसको आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है ना, बुक में दिया है सब कुछ, कन्फर्म कर लीजिएगा। अब देखिए आपके शुरू होते हैं थोड़े बड़े प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है आपको समझ लीजिए, एक प्रकार से गद्यांश दे दिया जाता है। उस गद्यांश को लेकर आपको करना क्या है, सिंपल, जैसे जो भी चीज़ है, देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो गद्यांश, अब देखिए यहाँ एक गद्य दे दिया, अब नीचे देखिए 5 प्रश्न पूछे। अभी मैंने कल के लेक्चर में लगभग बताया था कि कैसे क्या करना है। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के गद्य खंड में संकलित इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या इसके रचयिता ये हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखने का तरीका भी हम इसी पर बता देंगे, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए और प्रश्न, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है। तो जो भी है आप लोग कर लीजिए, पढ़ेंगे इसको तो आप लोग आराम से कर लेंगे। वैसे आसान ही होगा। यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों का अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा। देखिए सीधे दिया है, यदि हर देश उस चीज़ के लिए अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। बस 2 नंबर आराम के मिल गए, एकदम आसान ही है, तो क्या ही बोला जाए। नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो देखिए एक चीज़ और, कुछ प्रश्नों को थोड़ा यहाँ से सोच कर लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग लिख लेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको सिंपली ज़्यादा ध्यान इस एमसीक्यू पर देना पड़ेगा भैया, क्योंकि मैं जो है 24 का पेपर जब मैं गया था देने, तो 10 एमसीक्यू होते, 9 मेरा सही था, 1 मेरा गलत हो गया था कहीं क्या, लगभग यही तीसरे और चौथे, इसी पद्यांश के तीसरे और चौथे में से गलत था। कल पेपर दिखाएंगे तो हो जाएगा सही। ठीक, और आते हैं अब देखिए ये चीज़ अथवा में भी रहता है, एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है आपको, तो दोनों में से आपको जो लगेगा हाँ हम पढ़े हैं, हमको आ रहा है, आप वही कर लीजिएगा। सेम देखिए वही चीज़ है,
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा, जो कहा इसमें एकदम सीधा सीधा लिखा होगा, यहीं कहीं जरूर होगा, जैसे कि महर्षि अरविंद ने कहा, अब बताइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें खोजना बहुत ही आसान है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। ये किसका है, पद्यांश का है। ओके, तो पद्यांश में जो है सिंपल देखिए, अब यहाँ पर आपको 4-5 लाइन दे देगा, उसमें आपको करना क्या है, जो भी है उसी को प्रश्न को लिखना है। अब देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरूपाय संबंध में उसका खरे समा विजयनी मानता हो जाए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ से पीछे के जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई, इसे जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई, श्रद्धा और मनु से हुई। श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ये जैसे श्रद्धा और मनु जो है जयशंकर प्रसाद का, उसमें आप देखेंगे तो जब पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा संभव, ठीक है ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं कब कहता हूँ, देखिए ये अच्छा है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर तीखा उसमें उसकी मर्यादा। मैं कब कहता हूँ वह घटकर पर अंतर का ऊंचा फूल बने। आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। कांटा कठोर तीखा उसकी मर्यादा का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी भाई कांटा जब तक कठोर है, ठीक है ना, तभी तक उसकी मर्यादा है। अब मान लीजिए कांटा है तो नाजुक तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो उसी प्रकार का ये कह रहे हैं जो भी लेखक है। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, जीवन रूपी तो रूपक अलंकार है। कभी किसकी कामना करते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल ही है, 2 दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना रहता है। 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर पीछे से, 10 नंबर उसके पीछे, 30 नंबर बड़े बड़े नंबर है ये, इन नंबरों को ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हम देखिए आते हैं अच्छे खासे प्रश्न यानी साहित्यिक परिचय पे। अब एक दिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि साहित्यिक परिचय लिखते कैसे हैं, इसका मैं लेक्चर जल्द ही लाने वाला हूं। बस ये जान लीजिए जब भी मेरे को टाइम मिला तो मैं उसी का लेक्चर बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए 5वां नंबर है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी कृति। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपको जो भी याद हो, वासुदेव भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी याद हो आपको उसे लिखना है। लिखना कैसे है हम उसे आपको डिटेल एक लेक्चर में बता देंगे, कॉपी पर लिख कर बताएंगे, नहीं तो लिख कर पहले से लाकर उसको दिखा देंगे। ओके, तो दूसरा प्रश्न है कवि। देखिए मैं इसको जब देखा, एनालिसिस किया तो 23 और 24 में लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय पंत, दिनकर और गुप्त जी हैं, ठीक है ना। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। 80 शब्द यानी आप गिरते पढ़ते भी जाएंगे तो एक पेज आप बोर्ड पेपर में एक पेज भर सकते हैं, एकदम आराम से भरेंगे, साफ सुथरा शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे में डायरेक्टली 5 में 5 मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए बहादुर कहानी किसके द्वारा, अमरकांत की रचना है। बहादुर कहानी एक छोटा सा बालक है, उसी के बारे में सबको डिटेल उसी पर है। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा, पंचलाइट तो पढ़े ही होंगे, मज़ा आ जाता है पढ़ने में, पंचलाइट, ठीक है ना। और उसके बाद ये ध्रुव यात्रा राजा रिपुदमन की कहानी है, ठीक, ये दोनों चीज़ है। तो पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का देखिए उद्देश्य उसका क्या है हमको वो लिखना है। यहाँ पर उद्देश्य, यहाँ पर कथा वस्तु की विवेचना करना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर उसी अनुरूप करना है। अब देखिए 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड, तो एक खंड की अभी एक ही पेज का लिखना है, यानी देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ये कम से कम 1.5 पेज का जाएगा, ठीक है ना। लिखना ज़्यादा पड़ता है हिंदी में। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे हैं भैया, तो आपको आपके ज़िले में जो लगता हो वही देखकर आप देख सकते हैं। मुक्ति यज्ञ है या रश्मि रथी है या त्यागपति, तो हमारे इधर लगता है त्यागपति, गोरखपुर जिले के मंडल में, गोरखपुर मंडल में लगता है, हम गोरखपुर मंडल से है ना, तो यहाँ पर लगता है त्यागपति। तो देखिए त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री, मैं शुरू में बताया था, मैं हमेशा हर लेक्चर में बताता हूँ, अगर आप राजश्री का चरित्र चित्रण और हर्ष जी का यानी हर्षवर्धन का, अगर इन दोनों का चरित्र चित्रण आप पढ़ लेते हैं तो पक्का आ जाने को है। आप एक बार इसका सारांश कहानी का जरूर जान लीजिए, ठीक है। और जैसे ये
चरित्र चित्रण जो है लिखना किस प्रकार से है, इसका भी लेक्चर हम बता देंगे। चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, ठीक है ना, हम जरूर वीडियो बना देंगे इस पर, क्योंकि लिखने में बहुत समस्या। अब कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल दिए, मान लीजिए राजश्री का है तो राजश्री का चरित्र चित्रण ऐसे भर देंगे लाइन से, ऐसे नहीं भरना है, आपको हेडिंग वाइज लिखना है। हम बता भी देंगे आपको अच्छे खासे कौन सी हेडिंग कैसे लिखना है। अब देखिए सत्य की जीत है, जीत जिले में लगता है वो आप लोग देख लीजिए पूरा पेपर, ठीक है ना। ये देखिए 2 और दिया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम खंड ख पे। ओके, अब यहाँ देखिए 8वें का, तो अब देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित 7 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो अस्माकं रामायण महाभारतो द ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदम सर्वम उपनिषदम अष्टांग पुराणम, ये सब बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। संस्कृत अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, जो रेगुलर पढ़ता है उसे बहुत ही बेहतर लगेगा, ठीक है ना। और इसका आप जब देखेंगे तो हिंदी अनुवाद बहुत ही आसान होता है। जैसे अस्माक रामायणम, हमारे रामायण महाभारत इसी ग्रंथ से, चारों वेद, सभी उपनिषदम, 8 पुराण और जितने भी महाकाव्य नाटक हैं असमीय भाषा में, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, बहुत ही आसान है। संस्कृत भाषा है गौरव बहुविध ज्ञान। जैसे ये संस्कृत जब छोड़ देंगे आप, पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा पढ़ने में समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, और नीचे दूसरा है तो हंसराज आत्मन, ये तो आपको पता ही होगा कि किस चीज़ से है, ठीक है ना, हंसराज वाले से है, ठीक। और ये दोनों हो गया। उसके बाद आते हैं ख नंबर पे, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों एक ही में आ गया है, ठीक है ना, यानी ये दोनों एक ही चैप्टर से है, ठीक। तो वैसे भी आपको करना क्या है, वो जो चैप्टर है अब उसका सुभाषित रत्नानी है लगभग, उस चैप्टर से जितने भी हैं श्लोक, उस पूरे श्लोक को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लोग देख लीजिए इसे, ताकि कोई समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ छोटे छोटे नंबर के हैं, लेकिन भैया नंबर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे किसी मुहावरे और लोकोक्तियों का किसी एक का अर्थ लिख के आपको उसे वाक्य में प्रयोग करना है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ठीक है ना। और आपको जो आता है जहाँ चाह वहाँ रहा है, ठीक है ना। तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने, जो आता है आप चारों में से किसी एक को लिख करके कर सकते हैं काम। संधि विच्छेद करना है, देखिए महेश्वर, उपयुक्तम और पावक, तो देखिए ट्रिक लगाए हैं, वैसे हमको खुद नहीं पता है सही है कि नहीं है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, आपको हमारा यहाँ उद्देश्य पेपर दिखाना है केवल। और वैसे भी संधि का मैटर जब आता है तो संधि बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। आप लोग हम जब पढ़ रहे थे तो संधि बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन जब छोड़ दे तो कोई चीज़ अजीब लगता है। हम भैया केवल और केवल मैथ का जो है इस चैनल पर मैथ का प्रोवाइड करते हैं वीडियो, मैथ का कर रहे हैं। उसके बाद सोच रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख रहे हैं, ठीक। वैसे मैथ का जो है आपका पढ़ा हुआ है, लेक्चर देख सकते हैं वैसे वहाँ पर 160 और PYQ सभी का है। हिंदी तो खैर सोचे थोड़ा बता दे, बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी के बारे में कुछ बताया जाए, तो हम कहें अच्छा ठीक है, पेपर दिखा देते हैं। अभी कल एक आध लेक्चर और बनाते वो भी देख लीजिएगा, ठीक। और मैथ की देखिए पूरा संपूर्ण तैयारी, वैसे 160 पूरा पड़ा है, और संपूर्ण तैयारी तो इस बार नहीं करा पाए, लेकिन इस बार 160 बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर विभक्ति और वचन के अनुसार चयनित कीजिए। आत्मना है तो आत्मना जब आप इसे याद करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा है। 6 नंबर हो गया। यहाँ भी वही है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्द युग्म को सही अर्थ चयन करके लिखिए। सूत्र, धागा, पुत्र और पुत्री, बालक और केस, पुत्र और सारथी, ठीक है ना। देखिए ये चारों हैं। जलद और जलधि, जलद माने बादल, जलधि माने समुद्र, लगभग होता है यही। उसके बाद यहाँ पर किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जो आपको आता है उसके बारे में लिख सकते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले आकृतज्ञ, देखिए बहुत ही आसान है। इधर का MCQ जो आता है बहुत ही आसान आता है, ठीक। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ठीक। और 2 वाक्यों को शुद्ध कर लिखना। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों नहीं होता। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, 2 बार कृपया लग गया है, ठीक है ना। आप प्रातःकाल के समय आइए,
तो जो भी है आप चारों को किन्हीं दो को कर सकते हैं, तो आसानी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रस का वैसे भी आप बहुत ही आसान, भैया देखिए करुण रस है और शांत रस है, तो आपको हास्य रस, करुण रस, उसके बाद वीर रस, श्रृंगार रस, इन सब रसों को पढ़कर एक दो एग्जाम्पल पूरे उदाहरण सहित जो है उदाहरण वही अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि कोई भी समस्या ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार पता ही आपको क्या होता है, ये तो क्लास 11th में था, 9th में भी था, 9th में था ना, हाँ। तो अनुप्रास रूपक ये तो बहुत ही उदाहरण आसान है। चौपाई और सोरठा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये जो दोनों चीज़ें, जैसे देखिए 13 नंबर, किसी दैनिक पत्र के संपादक पत्र का नाम शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया हो, इस पे लिखना है आपको। या तो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ओके, ये हो गया। देखिए और उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो इस पे लिखने का हम आइडिया आपको बता देंगे किस प्रकार से लिखना है, इस पे कैसे लिखना है, इस पे लेक्चर हम लेते आएंगे। कृषि जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, ये लिखने में बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि जो है इसमें बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है ना। इसे आप दे दनादन लिखते जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों का जो है ये हो गया पूरा ख़त्म। अब इस अगले लेक्चर में हम लाएंगे आप लोगों को 2024 का पेपर, ये 23 का था, 302 जेड के ये आपका कोड है, और उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा निर्देश कुछ नहीं, 2 प्रश्न है, सभी को उत्तर देना अनिवार्य है। 100 नंबर का प्रश्न है मेरा, हमको नहीं पता कहाँ से कट गया था, 96 नंबर था, ठीक है ना। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं, जो भी चीज़ हो, जिस भी विषय का पेपर चाहते हो, क्लास 10th का, 12th का, और कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।